तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ, आप चाहें तो पहले उस प्रॉब्लम को सुन के वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से क्लास में मैं पहले आपको प्रॉब्लम करने के लिए देता था, तो उसी तरह से आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए, देन आप उसका सोल्यूशन देखें तो आप ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉब्लम उठाते हैं। तो सरल प्रॉब्लम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक सिमिलर प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कूलम फोर्स में। मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे दो चार्ज्ड पार्टिकल फिक्स्ड हैं। एक प्लस क्यू है और ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू है। और यहाँ से एक्स एक्सिस पे कोई पी पॉइंट है x,0। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट को और चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलॉन्ग होगी, बट अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ऐसे मान लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस अगर r है और इनके कोऑर्डिनेट्स 0,a और 0,-a हैं, तो ये r डिस्टेंस जो आएगी वो √a² प्लस x² आएगी ना। इन दो चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फील्ड बतानी है यहाँ पे, तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से बिल्कुल सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी। ये एंगल अगर थीटा हैं दोनों, ये वाले एंगल भी थीटा होंगे। तो अगर आप वेक्टर रिजल्टेड लेंगे तो इस डायरेक्शन में दोनों के cos थीटा ऐड हो जाएंगे ना, तो इट विल बी 2e cos थीटा। और इस डायरेक्शन में e sin थीटा और e sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डिस्टेंस r होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 2e cos थीटा ना। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, तो चलिए पुट कर देते हैं। E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो E की वैल्यू आएगी 1/4πε0। उसको मैं क्या लिख लेता हूँ, और कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r²। तो r² की वैल्यू है a² प्लस x² का होल स्क्वायर। अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2k³ x² प्लस a² और cos थीटा की वैल्यू आएगी, ये डिस्टेंस x है, चूँकि इस ट्राइंगल को अगर देखें ये डिस्टेंस a है, तो दिस इज x/r। तो x/ अंडर रूट a² प्लस x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2kqx अपॉन x² प्लस a² की पावर 3। तो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसी तरह का हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख के फोर्स कैलकुलेट किया था। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हो तो फोर्स को इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि Q इंटू E कर देंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे है, उसे हम उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब x/x² प्लस a² की पावर 3/2 का ग्राफ भी मैंने डिस्कस किया था कि इस तरह का जब भी कोई फंक्शन आएगा तो उसका ग्राफ, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊं तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा।
ए बाई रूट टू पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बाई रूट टू पे मैक्सिमम अचीव करेगा, बिल्कुल सिमिलर ग्राफ बनेगा। तो ए बाई रूट टू पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। तो ये ए बाई रूट टू पे मैक्सिमम होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कोई भी आए तो आप बस ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जब ऐड करोगे तो वेक्टर की तरह बच्चों ऐड करोगे, ठीक है ना। हाँ, तो एक प्रॉब्लम में और सिमिलर प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में दो चार्ज रखे हैं प्लस क्यू एंड माइनस 4q एंड एट अ डिस्टेंस स्मॉल d। अब मान लेते हैं हमसे कहा जाता है कि फाइंड आउट ए पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फाइंड आउट लोकेशन on this line where net electric field is equal to 0। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैसे तो आपको देख के याद आ जाना चाहिए कि अगर डिफरेंट साइन है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमेशा छोटे वाले चार्ज के बगल में ही होती है, ठीक है ना। तो छोटे वाले चार्ज के बगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं 0 होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू की वजह से होगी इस तरह से। इसे अगर मैं ए कह रहा हूँ, इसे बी कह रहा हूँ, तो ये ई ए की डायरेक्शन होगी, और माइनस की वजह से टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है तो ये ई बी होगी। बीच में अगर कहीं देखेंगे तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और माइनस की वजह से इधर होगी, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे तो 0 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर माइनस की वजह से टूवर्ड्स इधर होगी, ई बी इधर होगी, और ए की वजह से ई ए इधर होगी। बट चूँकि बड़ा वाला चार्ज नज़दीक है तो मैग्नीट्यूड वाइज ई बी हमेशा ई ए से बड़ा होगा। तो -4q के इधर भी अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो KQ/R² जब आप लगाएंगे तो एक तो चार्ज बड़ा है और आर छोटा है, तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। तो इस वाले रीज़न में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन में वेरिएशन बनते हैं, इसलिए मैं एक बार और एग्जांपल ये ले रहा हूँ। आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन पहले कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। तो हमें ये पता करना है कि कितनी दूर ये नल पॉइंट हमें मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के बगल में मिलता है, जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर बैलेंस हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई ए इक्वल टू ई बी हो जाएगा, ठीक है। तो ई ए इक्वल टू ई बी अगर हम करेंगे तो दिस इम्प्लाइज के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के 4q डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1/x इक्वल टू 2/d प्लस एक्स, दिस इम्प्लाइज d प्लस एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू t के बराबर आ जाएगी। ऑल राइट, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन मैकेनिक्स बेस्ड बनते हैं, कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें थोड़ी सी मैकेनिक्स का यूज़ होता है। तो आइए उसको देख लेते हैं कि मैकेनिक्स का यूज़ करके हम प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, एक सिंपल प्रॉब्लम लेता हूँ। एक पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और एक पार्टिकल का चार्ज +q है और मास m है ना। और हमको दिया गया है कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो बताएं कि इस पे टेंशन कितना होगा। फाइंड थीटा टेंशन T
ये हमें बताना है। और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, ग्रेविटी गिवन है और कंसीडर भी करनी है। तो ये सिंपल इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक है, रुका हुआ है बेटा। तो अगर आप सिंपल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक इस पे mg ऐसे लग जाएगा, इसका वेट लगा देंगे। अब आप जानते हैं कि F इक्वल टू क्यू ई हमने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर ये फोर्स जो लगेगा वो क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो टेंशन लग रहा होगा वो स्ट्रिंग अपने अलोंग टेंशन अप्लाई करेगी, है ना। तो इस तरह से टेंशन लग रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बैलेंस करें, कंपोनेंट ले लें, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला फोर्स टी साइन थीटा, और ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है ये टी कॉस थीटा होगा। तो फिर आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। और अगर टी साइन थीटा दिख रहे हो तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई होगा। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा आएगा इक्वेशन नंबर 2 को क्यू ई डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। और दोनों को होल स्क्वायर करके ऐड कर दें तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्यू ई स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो यहाँ से t आ जाएगा अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। तो एक बहुत ही सिंपल टाइप एग्जांपल है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, ठीक है। अब अगर मैं इसी तरह के कुछ और मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन लूँ, इसी में एक बच्चों बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आप देखिए जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है वो क्यू ई बाई mg आ रही है, राइट। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दे दूँ, डिफरेंट एंगल ये दे दूँ, अगर मैं ये कह दूँ कि चलिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज प्लस q है, लेंथ l है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, इस रीजन में, पूरे रीजन में ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन कर दी गई हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपको बताना फाइंड आउट मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय स्ट्रिंग until या rotated by a string with vertical। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और 3 मिनट का टाइम लीजिए, कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिक्स इलेक्ट्रो को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, और ऐसा देखा गया है कि जेई वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रो में मैकेनिक्स की मिक्सिंग करते हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा अगर मैं इस प्रॉब्लम का डायग्राम चलिए दोबारा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर पार्टिकल है हमारा, मान लेते हैं ये लेंथ L है, ये मास M और चार्ज Q है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे तो एक फोर्स mg तो लग ही रहा है और एक फोर्स QE इस पे लगने लगेगा। इस QE की वजह से ये पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे जाएगा। अब अगर आप देखें तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे थीटा पे जहां इस पे फोर्स बैलेंस होंगे, जैसे आपने पिछले केस में देखा था QE चूंकि कांस्टेंट फोर्स है ऐसे लगने लगेगा और mg जो है वो ऐसे लगेगा नीचे की तरफ और टेंशन इस तरह से लगेगा। सॉरी, दिस इज योर टेंशन T।
अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर आप देखें तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, है ना। तो mg cos थीटा और QE के सिमिलरली दो फोर्थ कंपोनेंट आएंगे, ये वाला एंगल थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये QE cos थीटा होगा और इधर इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा के साथ जुड़ेगा QE sin थीटा बेटा, है ना। ये फोर्सेस बनेंगे। मैंने सारे फोर्सेस को रेडियली और टेंजेंशियली ब्रेक किया है, रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट किए हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब आप देखिए शुरुआत में थीटा जब छोटा होगा तो QE cos थीटा काफ़ी बड़ा होगा, cos छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू देता है, तो QE cos थीटा mg sin थीटा से बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो टेंजेंशियल फोर्स आ रहे हैं वो इस तरफ आ रहा है, ये आ रहा है QE cos थीटा और ये आ रहा है mg sin थीटा। तो शुरुआत में तो ये sin थीटा जीरो ही था, तो ये जीरो ही रहा था sin थीटा, है ना। तो ये पूरा एक्सेलरेट करके यहाँ से ऐसे ले गए। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो जब तक थीटा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि ये जब तक बड़ा रहेगा इससे, तब तक ये स्पीड बढ़ती जाएगी और एक इंस्टेंट ऐसी आएगी जब ये दोनों बराबर होंगे, mg sin थीटा इक्वल टू QE cos थीटा, उस सिचुएशन में टेंजेंशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। टेंजेंशियल इक्विलिब्रियम मतलब उस वक्त उस पोजीशन पे पार्टिकल रुकेगा नहीं, बट उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि तब तक वो टेंजेंशियली एक्सेलरेट करेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा QE cos थीटा माइनस mg sin थीटा डिवाइड बाई m एट एनी इंस्टेंट। और आप सभी जानते हैं सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, यानी जब तक QE cos थीटा mg sin थीटा से बड़ा इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जहाँ ये बराबर हो गए mg sin थीटा इक्वल टू QE cos थीटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan थीटा जो आ रहा है वो QE बाई mg आ रहा है, ये वही पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, टेंजेंशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम है पार्टिकल की, है ना, ये मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल की है। यहाँ पार्टिकल अभी रुकेगा नहीं, ठीक है, इस थीटा पे रुकेगा नहीं क्योंकि ये अभी जाएगा और, बट इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी ये दोनों बराबर हैं, अब एंगल बढ़ेगा तो cos थीटा घटने लगेगा, है ना, cos थीटा घटने लगेगा, sin थीटा बढ़ने लगेगा। तो जैसे इस पोजीशन के आगे पार्टिकल जाएगा तो ये वाला फोर्स छोटा हो जाएगा इससे, फिर हमें बॉडी में टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा और ये स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और एक इंस्टेंट पे ये पार्टिकल हमारा रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो वो हमारा जो होगा वो मैक्सिमम एंगल होगा, ठीक है। तो रेस्ट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया था, बीच में स्पीड मैक्सिमम हुई, फिर ज़ीरो हो जाएगी, फिर वापस आएगा, यहाँ मैक्सिमम होगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो एक तरह से ये पेंडुलम जैसा मोशन करेगा, हालांकि एंगल बड़ा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते, पर ये पेंडुलम जैसा मोशन करेगा और ये बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो अगर आप बिना सॉल्व करे जानना चाहो तो ये जो एंगल आप निकालोगे थीटा QE बाई mg, tan इनवर्स QE बाई mg, उसका जस्ट डबल आएगा ये जो मैक्सिमम एंगल होगा, बट इसे हम करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में चूंकि जिस पोजीशन पे एंगल मैक्सिमम है बेटा, है ना, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, तो जिस पोजीशन पे एंगल मैक्सिमम मान लेते हैं ये थीटा मैक्स है, उस पोजीशन पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, चलिए जनरल फोर्स दो लग रहे हैं, ये mg और ये टेंशन, इसमें से ये दो फोर्स हैं जिन्होंने अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ चेंज नहीं किया है, ये दोनों कांस्टेंट फोर्स हैं और ये वेरिएबल है। तो मैक्सिमम एंगल पे वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, है ना, बट इस सिचुएशन में पार्टिकल पे फोर्स बैलेंस नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर फोर्सेस कंपोनेंट करके बैलेंस कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इस यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं हम। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चूँकि इनिशियल और फाइनल स्पीड जीरो है तो देर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टेंशन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो टेंशन का वर्क डन ज़ीरो होगा। मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी ऐसा मोशन होता है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, टेंशन इधर होगा, एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। और ग्रेविटी का वर्क डन, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा माइनस mgh। फोर्स कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है, कांस्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट,
तो पार्टिकल भले ही यहाँ से यहाँ गया, पर ये जो हाइट उसने कवर करी है, ये पूरी लेंथ l है और ये l cos थीटा है, तो ये h कई बार हम लोग मैकेनिक्स में निकाल चुके हैं, l माइनस एल कॉस थीटा आएगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस l cos थीटा यहाँ तक और पूरी l है, तो ये नेगेटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव माइनस एम जी एच है l 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका क्यू का वर्क डन चूँकि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। तो यहाँ पर क्यू ई इंटू एल साइन थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्यू ई एल और साइन थीटा को लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इट इज़ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी। तो यहाँ से थीटा आ रहा है 2 टाइम्स tan इनवर्स क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक है, इसको देख लीजिए, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी इतना आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट गया, तो साइन 2 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, और ये साइन 2 थीटा का अप्लाई किया, साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो जब ये 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा उड़ा दिया, 2 से 2 खत्म हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया। तो ये साइन अपॉन कॉस इधर ले आए, इधर क्यू ई बचेगा, ये एम जी से डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू ई बाई एम जी। थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, तो थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, 2 टाइम्स tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। तो अब आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट जो है ये वही पिछले वाले सवाल का जस्ट डबल एंगल आ रहा है। वो tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी था, ठीक है, वो tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी था, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एंगल था, और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है पेंडुलम का जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दोनों ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, स्पेशल प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इस तरह के एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जिनमें थोड़ी सी मैकेनिक्स यूज़ होती है। ओके, तो बेटर है बच्चों इन क्वेश्चन को करने से पहले आप इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।